नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसका ताल्लुक सरकार के एक मंत्रालय से है, वित्त मंत्रालय से। जी हां, बजरंग मुनि जी का जो अर्थ चिंतन है उसमें अगर उसको लेकर के अगर सरकार की बानगी, अगर सरकार को उस पर खड़ा किया जाए तो फिर उसमें वित्त मंत्रालय कहीं नहीं दिखता है। एक अलग से एक अर्थपालिका जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये एक स्वतंत्र अर्थपालिका बिल्कुल न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इसकी तरह ही एक अलग से एक पूरा का पूरा, जिसको संविधान, जो संविधान के प्रति जवाबदेह है, जिसको पूरी आज़ादी है, एक इस तरह की अर्थपालिका की उन्होंने अपने उस राजनीतिक और चिंतन में उसकी कल्पना ही नहीं की है, बल्कि वो किस तरह से काम करेगी, किस तरह से उसकी आवश्यकता क्यों है, इस पर उन्होंने चिंतन किया है। और उसी चिंतन को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस मुद्दे पर पहले उनका स्वागत करते हैं। जी मुनि जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ए टू जेड न्यूज़ के स्टूडियो में, और साथ ही आपसे ये सवाल भी कि एक स्वतंत्र अर्थपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि किसी भी राजा के पास जी सेना के अधिकार हों, पुलिस के अधिकार हों, सब प्रकार के कानून बनाने के अधिकार हों, उसी इकाई के पास अगर पूरे आर्थिक अधिकार भी यदि उसी के पास केंद्रित हो जाएं, तो लगभग तानाशाही की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सेना, पुलिस, न्याय, इन सब के साथ साथ अर्थ को उसी के अंडर में कभी भी नहीं होना चाहिए। अब एक बात और पैदा होती है कि यदि वह व्यवस्था उच्च श्रृंखल हो जाए, अर्थ का दुरुपयोग करने लग जाए, बिल्कुल मनमाना वसूलने लग जाए, मनमाना कहीं भी खर्च करने लग जाए, लेकिन मनी और मसल से कौन सी सरकार हटना चाहेगी? यानी ताकत, चाहे वो सैन्य शक्ति की ताकत हो, चाहे अर्धसैनिक बलों की हो, पुलिस की हो, और साथ में चाहे फिर वो पैसे की ताकत हो जी, तो इन दोनों चीजों के अलग हो जाएगी तो मेरा ये कहना ये है कि यह जब चीजें इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पर, जी, माने पैसा, मनी, मसल्स, माने पावर, तो जब पावर और पैसा एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वह हमेशा घातक ही होगा। हमेशा किसी भी अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी खूब बढ़िया यदि राजा राम को भी दे दिया जाए, मान लीजिए, तो यदि पावर और पैसा एक जगह दे दिया जाएगा तो उसके खतरनाक परिणाम आ सकते हैं। पुराने जमाने में तो खजाना और राजा दोनों एक साथ ही मिले हुए था ही नहीं, फिर कैसे? कहाँ था राजा इस प्रकार से टैक्स ले सकता था क्या? राजा को तो एकाध टैक्स लेने का अधिकार था, जितना उसका खर्चा था उतना ही टैक्स वो लेता था। राजा कहीं व्यापार करता था उस समय कि राजा मनमाना टैक्स लगाएगा? राजा कहीं स्कूल चलाता था, राजा कहीं अस्पताल चलाता था? ये सब तो राजा नहीं करते थे। राजा तो अपना सुरक्षा और न्याय देते थे। लेकिन राजा पेड़ लगवाता था, कुएं खुदवाता था, प्याऊ लगवाता था। जब राजा के पास जो भी धन थोड़ा सा राजा को मिलता था, जो भी, उस धन में से अगर राजा के पास बच गया जी, तो राजा पेड़ लगवा देता था। पेड़ लगवाना राजा की जिम्मेवारी नहीं थी कि राजा सारा धन चूस करके पेड़ लगवाएगा, ऐसा नहीं था। तो उस समय अर्थपालिका में, अर्थव्यवस्था में राजा का हस्तक्षेप न्यूनतम था। बिल्कुल। और जो ताजमहल और रंगमहल जैसी इमारतें बनवाते थे जिनमें
जनता का जो टैक्स है उसका खूब पैसा उसमें लगता था। ये वैसा? पता नहीं है कि टैक्स का पैसा उन्होंने लगाया कि पावर का पैसा लगाया। हो सकता है कि उन्होंने कह दिया हो कि ताजमहल बनाओ, पैसा नहीं देंगे। ये सब बातें जो ऐतिहासिक बातें हैं, कब क्या हुआ ये पता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन राजा मनमाने टैक्स उस समय नहीं लेता था। लेकिन नहीं, हम बिल्कुल ऐतिहासिक संदर्भ में अगर देखें तो जो मगध में जो विद्रोह हुआ चाणक्य के नेतृत्व में, वो राजा के ज्यादा टैक्स लेने के कारण ही हुआ। ठीक। एक बात। दूसरी बात, यहाँ दोआब में भी, जिसको हम गंगा यमुना की भूमि कहते हैं, यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी जैसे आदमी ने 86% टैक्स लिया। यानी अगर 100 क्विंटल अनाज आपके घर में होता है तो 86 क्विंटल आप अलाउद्दीन खिलजी को दीजिए। ठीक है, तो अनाज पर टैक्स लिया। बिल्कुल, अनाज पर लिया, अनाज क्योंकि पर वही था लिया लोगों के पास। हाँ, तो एक टैक्स लिया। बिल्कुल। इस प्रकार तो नहीं लिया कि हर चीज पर टैक्स लेने लग जाए। कपड़े पर भी, नमक, हाँ, वो पर भी, नमक पर भी टैक्स, आलू पर भी टैक्स, भंटा पर भी टैक्स, पेड़ पर भी टैक्स, इस प्रकार से तो नहीं लिया, अनाज पर टैक्स लिया। इतनी समझ भी नहीं रही तो होगी उस समय इतनी आवश्यकता भी नहीं होगी। फिर अनाज पर जो उसने टैक्स लिया, चाणक्य के टाइम में आपने देखा होगा कि चाणक्य ने पेड़ों पर टैक्स लगा दिया। माने नंद ने लगा दिया और नंद चाणक्य ने दिया, उसका विरोध किया। तो उसने लकड़ी पर टैक्स लगाया और चाणक्य ने लकड़ी पर लगने वाले टैक्स का विरोध किया कि राजा को इतना, वो तो बहुत मामूली टैक्स था लकड़ी के ऊपर भी उस समय, आज के समान तो नहीं था। तो उस समय अर्थपालिका इस प्रकार गुलाम नहीं थी कि राजा जितना चाहे वो मनमाना टैक्स लगा दे। यानी थोड़े से टैक्स पर ही बगावत हो गई और सत्ता जरा परिवर्तन से भी हुआ। टैक्स पर, लकड़ी पर एक लगने वाले टैक्स पर बगावत हो गई, सारे माने पूरे देश में हो गई, या जो भी क्षेत्र था वहां बगावत हो गई। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आर्थिक मामले जी सत्ता के मामले से अलग होने चाहिए और टैक्स के मामले में स्वतंत्र अर्थपालिका होनी चाहिए। ऐसे में स्वतंत्र अर्थपालिका की जो जरूरत है, वो जरूरत क्यों पड़ती है? जी, स्वतंत्र अर्थपालिका की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब राजा मनमाना टैक्स वसूलने लगता है, और मनमाना टैक्स वसूल करके, मनमाना शब्द मैं कह रहा हूं, जिसका कोई भी कहीं भी यह नियंत्रण नहीं है कि राजा कितना टैक्स लेगा। बिल्कुल। तो राजा जब मनमाना टैक्स लगाने लग जाता है और उस टैक्स को फिर मनमाना खर्च करके, बिल्कुल, वो तो स्वेच्छाचारी हो जाता है राजा। बिल्कुल। तो वह मनमाना टैक्स करके समाज में अपने दलाल पैदा करने लग जाता है। दे दो, इन मीडिया वालों को इतना पैसा दे दो, तो मीडिया वालों कहीं को पैसा विज्ञापन दे के दिया। नाम पर है, विज्ञापन के नाम पर, कहीं एनजीओ हाँ, के तो नाम वो पर है, कहीं मीडिया वालों को दे दिया, एनजीओ के नाम पर कुछ संस्थाओं को दे दिया, कुछ और लोगों को इनाम दे दिया। ये बड़े भारी समाज सेवक हैं, इनको दे दो पद्म श्री की उपाधि दे दो, 1 करोड़ रुपया दे दो। बिल्कुल। ये रहमान जी बड़े अच्छे गायक हैं, तो आप रहमान जी एक ठो गाना सुना दीजिए, 5 करोड़ रुपया ले लीजिए। बिल्कुल। तो आपने सब सुना ही होगा कि एक गाना का रहमान जी को 5 करोड़ रुपया दे दिया। बिल्कुल। तो जब इस प्रकार समाज में मनमाना टैक्स लेकर के मनमाना खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती है किसी भी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन समाज में इसके बावजूद भी असंतोष नहीं हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि समाज को तो गुलाम बना दिया गया। समाज में असंतोष जो पैदा होता है, एक इसमें सवाल ये भी खड़ा रहता है मुनि जी कि अगर स्वतंत्र अर्थपालिका की बात होती है तो क्या ऐसी स्थिति में ये जो स्वतंत्र अर्थपालिका है, ये काम किस तरह से करेगी? क्या ये टैक्स को भी गवर्न करेगी? क्या ये टैक्स का जो पैसा जाएगा सरकार के पास, वो किस तरह से खर्च होना है, उसके खर्चों को भी ये नियंत्रण करेगी? नहीं करेगी। स्वतंत्र अर्थपालिका का काम सिर्फ इतना ही होगा जी, कि राज्य को कुल मिलाकर कितना पैसा देना चाहिए, जी, राज्य कितना टैक्स लगा सकता है, उतना पैसा राज्य को मिले, इतना स्वतंत्र अर्थपालिका का काम होगा। बिल्कुल। इससे ज्यादा स्वतंत्र अर्थपालिका राज्य के मामलों में और दखल नहीं देगी। यानी टैक्स उसने कैसे लिया, इस पर दखल नहीं देगी। नहीं, टैक्स कुल मिलाकर कितना मिलना चाहिए, बिल्कुल, कुल मात्रा, बिल्कुल, बिल्कुल। राज्य उससे ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकता है कि जितना राज्य को जरूरत है। सेना पर कितना खर्च करना है, ये बजट अर्थपालिका तय करेगी। अर्थपालिका तय करेगी कि सेना पर कितना खर्च करना है।
ऐसा नहीं तो कि इसका राज्य मतलब सरकार अर्थपालिका चलाएगी? नहीं, देश को कितनी जरूरत है, कितनी ताकत की जरूरत हाँ, है? कितनी ताकत की जरूरत है यह अर्थपालिका तय करेगी कि देश को कितनी सेना की जरूरत है। आप अनावश्यक टैक्स लगा करके और सेना बढ़ा लें कि आप मनमाना सारा पैसा ही सेना पर खर्च कर दें, आप बिना मतलब के लड़ाई छेड़ दें किसी भी देश के साथ, फिर अर्थपालिका जो बनेगी बिल्कुल, वह भी तो इसी देश के लोग होंगे। वो भी महसूस करेंगे कि आज कितना बजट सेना के लिए होना सेना को चाहिए, क्या हाँ, सेना के लिए कितना बजट होना चाहिए। अगर अर्थपालिका राज्य के जेन्युइन कार्यों में दखल देने लग जाएगी, मान लीजिए, या रोकने लग जाएगी, बिल्कुल, तो जनता उस अर्थपालिका को भी बदल देगी। यानी प्रस्ताव, अगर सेना के लिए कितना बजट चाहिए इसका प्रस्ताव तो कार्यपालिका ही करेगी। कार्यपालिका देगी, विधायिका और कार्यपालिका देगी, बिल्कुल, और अर्थपालिका उसको सैंक्शन करेगी। बिल्कुल, अब अर्थपालिका जो सैंक्शन करेगी उससे ज्यादा ये खर्च नहीं कर सकते हैं मनमाना, बिल्कुल, और अगर ये ज्यादा खर्च करेंगे तो दोनों के बीच में टकराव हो जाएगा, इनको तो पावर ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो मेरा ये मानना है कि राज्य को आर्थिक मामलों में असीम स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, और उसके ऊपर जिस तरह न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, बिल्कुल, तो जिस तरह न्यायपालिका स्वतंत्र है बिल्कुल, उसी तरह से एक अर्थपालिका भी स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी फिलहाल जो पैसे का जो उपयोग है, उसका दुरुपयोग है, ये कुछ आपको ये खामी आपको नजर आती है इस व्यवस्था? वर्तमान समय में यदि आप देखें जी, तो पैसे का सारा आप एक कैलकुलेट करिए। जी, सन 47 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जी, तो उस समय भारत सरकार का कुल मिलाकर जितना टैक्स कलेक्ट होता था भारत में, उससे आज आबादी बढ़ी है करीब करीब 4 गुनी, मान लेते हैं हम 3-4 गुनी आबादी बढ़ी है, तो 3-4 गुना हो गया, और रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ है अभी 76 गुना। जी, तो टैक्स बढ़ना चाहिए था करीब करीब 300 गुना सन 47 के हिसाब से। 76 गुना तो रुपये का डिवैल्यूएशन हो गया, रुपया गिर गया, रुपये का मूल्य गिरा, तो 76 गुना तो कलेक्शन वो बढ़ना चाहिए। हाँ, उसकी रिकवरी करनी है। और 4 गुना आबादी बढ़ गई, तो 300 गुना टैक्स बढ़ना चाहिए था। जी, जी, और टैक्स बढ़ गया करीब 3000 गुना सन 47 से। बिल्कुल, तो 3000 गुना टैक्स बढ़ गया भारत में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पैसे का सदुपयोग ना होकर के दुरुपयोग हो रहा है। तो इसके पीछे एक लोक कल्याणकारी राज्य की वकालत भी तो है। जी, लोक कल्याणकारी कार्य की जो वकालत है, लोक कल्याणकारी कार्य का नाम ही इसलिए लिया जाता है जी, कि लोक कल्याण ताकि के नाम पर पैसा लिया जाए, जी, और उस पैसे में से अपना खा पी करके और बाकी जो थोड़ा सा बचे, क्योंकि आखिर तो राजीव गांधी ने भी कहा था, जी, 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 आज भी हर नेता कहता है बिल्कुल, बिल्कुल, कि जितना टैक्स हम ले रहे हैं उसका उस 10% टैक्स का मुश्किल से 10% मुश्किल से हम दे पा रहे हैं, जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल, तो 90% बीच में खा गए। उस समय तो ऐसी स्थिति नहीं थी, अगर 90% खा जाते तो बचता ही क्या। तो यह बात सर्वसिद्ध है कि लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी कार्यों के नाम पर मनमाना टैक्स लेते जाओ, बढ़ाते चले जाओ, जितना रबड़ के सरीखे बढ़ा रहे हैं। नेता का पेट और रबड़ का गेंद, जी, जी, ये बराबर होता है। नेता का पेट कभी भर ही नहीं सकता है, वो तो रबड़ सरीखे भरते चला जाएगा। आप उसमें पैसा डालते चले जाए, नेता माने सत्ता, जी, 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 मैं नेता माने व्यक्ति नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल, तो आप उसमें धन डालते जाइए और वो रबड़ सरीखे बढ़ता चला जाएगा, उसका तो एक कोना हमेशा खाली ही रह जाएगा। चूहे सारे हिंदुस्तान के चूहे मर जाए, हाथी का पेट भरना है ये नहीं है कभी भी। तो इसलिए मेरा जो कहना ये है कि ये लोग मनमाना टैक्स लगा रहे हैं, इस प्रकार की अर्थपालिका संविधान सम्मत नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर अर्थपालिका को अगर आजाद करना है, यानी पैसे को सत्ता से अगर बाहर लाकर खड़ा करना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्तंभ तैयार करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? जी, तो इसके लिए तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा हमको। बिल्कुल, भारतीय संविधान में
राज्य सत्ता को ये पावर दे दिया गया है कि वो जितना चाहे टैक्स लगावे। अब आप जरा विचार करिएगा जी कि सन 47 में हमारे एक संसद सदस्य को जो जो वेतन मिलता था, बिल्कुल बिल्कुल आज उससे 76 गुना होना चाहिए था। बिल्कुल इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि रुपये का जो उस समय वैल्यू था वो रिकवरी 76 गुना वो होनी 76 गुना होना चाहिए था। तो होना चाहिए 76 गुना, हो गया 300 गुना, 200 गुना। तो ये 200-300 गुना क्यों हो गया? उस समय का जो हमारा सांसद था बिल्कुल वह 1 रुपये में अगर काम चलाता था तो आज उसको 76 रुपये में चलाना चाहिए। बिल्कुल तो अब उसको 300 चाहिए, क्योंकि 300 या 500 करने में उसको कठिनाई क्या है? अभी देखिए, हाँ, उसी के पास में है। अभी आपने सुना होगा कि पिछले साल 2 साल पहले जब हमारी राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, एक दिन में अपना वेतन 3 गुना उन्होंने बढ़ा लिया। तो इन सांसदों ने प्रतिभा पाटिल का वेतन बढ़ा दिया 3 गुना, और प्रतिभा पाटिल ने सांसदों का वेतन बढ़ा दिया 3 गुना। दोनों मिल करके अपना वेतन सब 3 गुना बढ़ा लिए। बिल्कुल एक दिन में हमारी संसद 3 गुना वेतन अगर बढ़ा लेगी, बिल्कुल ये 3 गुना का वजन किसके ऊपर जाएगा? तो इनको तो कोई रोक नहीं है, लगा दो जितना टैक्स लगाना है, वसूल कर लो जनता से जितना वसूलना है, तो ये उसको वसूल करेंगे। अब जितना वसूल करेंगे उसी में से खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, उसी में अपना वेतन बढ़ाते रहेंगे। 1 नंबर भी खाएंगे, 2 नंबर भी खाएंगे, 3 नंबर में भी कलेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये हैं स्वतंत्र। सेना इनके पास है, पुलिस इनके पास है, संविधान इनके पास है, कानून इनके पास है, और कानून का पालन करवाना भी इनके पास है, और साथ में पैसा भी इनके पास है। मनमाना खर्च करेंगे। लेकिन सरकार सत्ता ये पैसे को अपने आप से अलग क्यों होना देखना चाहेगी? जी, तो वो तो नहीं होने देंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जान दे देंगे, लेकिन स्वतंत्र अर्थपालिका नहीं देंगे। बिल्कुल। और अगर ये नहीं स्वतंत्र अर्थपालिका नहीं देंगे, हाँ मान लीजिए, बिल्कुल, तो इनकी जान लेने में भी कोई हर्जा नहीं है। इनकी जान किस बात में है? जी इनका प्राण है सत्ता में पूरा। तो ये जो है ना, ये किसी भी हालत में स्वतंत्र अर्थपालिका नहीं होने देंगे। तब तक नहीं होने देंगे जब तक इनको ऐसा ना महसूस हो कि हमारी जान चली जाएगी, माने हमारी सत्ता कहीं ना चली जाए। बिल्कुल। तो ये परिस्थितियां जब जनता इस सीमा तक खड़ी हो जाएगी, तब ये कहेंगे कि अच्छा ले लो स्वतंत्र अर्थपालिका। नहीं, लेकिन एक मुद्दा ये भी उठता है कि क्या स्वतंत्र अर्थपालिका भी स्वतंत्र लोक संसद की तरह उसी तरह से चुनकर बनाई जाएगी? उसका क्या फॉर्मेट होगा? जी, अभी मैंने इस संबंध में कोई एक फार्मूला सोचा नहीं है जी कि स्वतंत्र अर्थपालिका कैसे होगी, क्योंकि न्यायपालिका लोक संसद के तरीके तो नहीं चुनी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। न्यायपालिका इसी संविधान के अंतर्गत, इसी व्यवस्था के अंतर्गत एक न्यायपालिका बनाने का एक प्रावधान है। तो वर्तमान माने इस व्यवस्था के अंतर्गत ही एक स्वतंत्र अर्थपालिका भी बनाई जा सकती है। क्योंकि अगर मैं चाहूंगा कि हर मामले में एक एक संसद बनाते चलें, अगर मान लिया अन्ना हजारे जैसे किसी या और कोई अगर ऐसा कोई चमत्कारिक आदमी आता है, या फिर आपके मूवमेंट के थ्रू, या कैसे भी किन्हीं भी कारणों से अगर सरकार ये सहमत हो जाती है कि चलिए हम स्वतंत्र अर्थपालिका बना देते हैं, और वो संविधान के दायरे में और कार्यपालिका को ही उसको हैंडल करना है, और ऐसे में उन्होंने जो है जैसे इलेक्शन कमीशन में अपने नाम वो भेज देता है, लोग आगे बढ़ाता है, वैसे ही वो कुछ लोग जो हैं एक बोर्ड या एक बॉडी वहाँ भी तैयार कर देगा कि हाँ ये 10 लोग जो हैं ये स्वतंत्र अर्थपालिका के लोग हैं, और ये जो हैं ये तय करेंगे कि हमें कितना खर्च करना है। फिर मेरा कथन थोड़ा भिन्न है, न्यायपालिका के समान। जी, न्यायपालिका में वर्तमान जो न्यायपालिका या कैग के समान जो सीधे संविधान के प्रति जवाबदेह हो। तो मेरा ये मानना है कि न्यायपालिका भी इसी व्यवस्था के द्वारा चुनी जाती है। इसके बाद भी न्यायपालिका 100% 100% इस व्यवस्था की गुलाम नहीं है। कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस है। एक वो पुराना समय था जब नेहरू जी के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में, जी जी, जब न्यायपालिका गुलाम हो गई,
न्यायपालिका माने एकदम से सोचना बंद कर दी, जो वो कह दे नेता सोई ठीक है। आज वो अब स्थिति नहीं है। अब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता नहीं, देता हूं। मनमोहन सिंह के आने से लोकतंत्र में क्या प्रोग्रेस हो गई? मनमोहन सिंह के आने से ही भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वो उस सिस्टम में कहीं भी लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही थी, लोकतंत्र के नाम पर। ये नेहरू जी वगैरह, नेहरू जी में कभी लोकतंत्र रहा ही नहीं है एकदम। जिस शख्स को पूरा देश एक कमजोर नेता के रूप में, कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर देखता है, क्या उसके कार्यकाल में लोकतंत्र को? जी, यही तो मेरा कहना है कि जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जनता अपने को मालिक समझती है और नेता को कमजोर समझती है, प्रधानमंत्री को कमजोर समझती है कि प्रधानमंत्री हमारा कमजोर है, जनता जैसे चाहेगी वैसा करेगी, यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र वो नहीं है कि चाहे फिर उसमें घोटाले कितने ही हों, चाहे फिर उसमें आतंकवादी घटनाएं कितनी हों। घोटाले जो होते हैं जी, वो घोटाले नेहरू जी के टाइम में होते थे जी, घोटाले इंदिरा गांधी के टाइम में होते थे, बिल्कुल। घोटाले चीन में होते रहे हैं। जहां भी तानाशाही होगी वहां घोटाले होंगे और प्रकाश में नहीं आएंगे। मनमोहन सिंह के आने के बाद आप यह देख लीजिए कि घोटालेबाज जेल जा रहे हैं। भय पैदा हो गया है घोटालेबाजों में। लोग ये समझते थे कि एक अगर खुश रहेगी, सोनिया गांधी खुश रहेंगी। अभी आपने देखा होगा सलमान खुर्शीद का मामला। जी, सलमान खुर्शीद ने ये कह दिया कि सोनिया गांधी खुश रहेगी तो मेरा हिंदुस्तान में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जी, और इसलिए सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि अब तो राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक खानदान अगर खुश रहेगा तो बाकी हिंदुस्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता है। ये तो घोषित किया है ना इन लोगों ने। बिल्कुल। तो मनमोहन सिंह के आने के बाद ये सारे के सारे घोटालेबाज बहुत परेशान हैं। उसमें सब के सब घोटालेबाज हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी वगैरह जितने हैं ना, ये सब मनमोहन सिंह से दुखी हो गए हैं, तंग हो गए हैं कि ये बुढ़ा कहां से आ गया, ना इसको हम हटा पा रहे हैं, ना हम पुराने सिस्टम को लागू कर पा रहे हैं। किसी तरह ये जाए सब। ये सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी के बीच में एक अघोषित समझौता है कि ये बुढ़ा तो हटे, मनमोहन सिंह, चाहे तुम आ जाओ चाहे हम आ जाए, चाहे हमारा बेटा आ जाए, चाहे तुम्हारी पार्टी का कोई आ जाए, कोई भी आ जाए, तानाशाह आना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं आना चाहिए, कमजोर नहीं आना चाहिए कि जिसमें सब पकड़ा जाए। न्यायपालिका भी मजबूत, ताकि संसद मजबूत रहे। हाँ, संसद मजबूत रहे माने नेता मजबूत रहे। राजीव गांधी ने जो घपला किया, राजीव गांधी ने एक बहुत बुरा काम किया, कलंक का काम, कि राजीव गांधी ने दल बदल विधेयक बना दिया। और राजीव गांधी ने एक बहुत अच्छा काम किया, ये दल बदल विधेयक सरीखा अच्छा काम किया कि संविधान संशोधन करके ग्राम सभाओं को अधिकार दे दिया। ये दोनों काम मैं आपको बता रहा हूं। जी, जी। तो जिस तरह संसद में गुलाम बनाया गया, राजनीतिक दलों का वर्चस्व बनाया गया, ये घपला था। गुलाम हो गई पूरी की पूरी संसद। अब ये मनमोहन सिंह आकर के न्यायपालिका को भी मजबूत होने दे रहे हैं। आज आप देख लीजिए पिछले 5-7 वर्षों में न्यायपालिका जिस तरह से फुफकार रही है, कभी नेहरू के टाइम में फुफकारती थी क्या, कभी इंदिरा गांधी के टाइम में तो न्यायपालिका भीगी बिल्ली बनी रहती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। जब भी नेहरू परिवार के शासन से जब मुक्ति मिली है, तब न्यायपालिका थोड़ी सी मजबूत हुई है। तो इसलिए अब ये खटक रहे हैं इनके। तो स्वतंत्र अर्थपालिका का जो मुद्दा है, यह मुद्दा भी जनमत से ही समाज के बीच में आएगा, जनता के बीच से ही तो उठेगा ना। तो इसलिए संविधान में संशोधन हमको करना पड़ेगा। तो निकट भविष्य में कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है स्वतंत्र अर्थपालिका की? देखिए, स्वतंत्र अर्थपालिका की आवाज पहली बार अभी उठनी शुरू हुई है, वो भी हम लोगों के द्वारा। तो स्वतंत्र अर्थपालिका की आवाज जब, जैसे हम लोग लोक स्वराज्य की आवाज जेपी के बाद, जयप्रकाश की मृत्यु के बाद
हम लोगों ने लोक स्वराज्य की आवाज को उठाना शुरू किया। बिल्कुल। हम लोगों ने अभी पिछले 6 महीने से लोक संसद की आवाज को उठाना शुरू किया है। हम ही लोगों ने स्वतंत्र अर्थपालिका की आवाज उठानी शुरू की है। निकट भविष्य में क्या होगा ये अभी हम नहीं कह सकते हैं कि निकट भविष्य में क्या होगा। अगर निकट भविष्य में नहीं होगा तो दूर के भविष्य में होगा। लेकिन जिस तरह लोक संसद की आवाज उठ रही है, स्वतंत्र अर्थपालिका की आवाज उठ रही है, वो आवाज मजबूती के साथ धीरे धीरे जनता के सोच के अंदर समाहित होगी। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि स्वतंत्र अर्थपालिका होनी ही चाहिए। बिल्कुल। मतलब राजनेताओं के अधिकार से अर्थव्यवस्था को दूर होना चाहिए। ये मनमाना जितना बजट ले लें शिक्षा में खर्च कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जितना बजट ले लेंगे अनाज बांट देंगे, वोट ले लेंगे, जितना पैसा हो चुनाव में खर्चा कर देंगे, करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, इनको तो कमा लेना है बाद में। बिल्कुल। तो ये होना चाहिए। धन्यवाद मुनि जी, आपने जिस तरह से इस मुद्दे को समझाया है और इस मुद्दे को एक तरह से हम अगर एक छोटे से एक विजुअल मीडिया के थ्रू देखने की कोशिश करें तो महाभारत सबने देखा होगा। महाभारत में जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया तो जनता का सपोर्ट लेने के लिए दुर्योधन ने खजाने को खोल दिया। खजाना, क्योंकि उसके पिताजी जो हैं वो राजा भी थे और उन्होंने जो है माने उसने खजाने को इस तरह से बांटना शुरू कर दिया कि जनता फिर एक बार और पलट जाए और वहां एक लोकमानस इस तरह का बने जो दुर्योधन के पक्ष में हो जाए। यानी कुल मिलाकर यहां भी सत्ताओं के बीच में, राज सत्ताओं के बीच में ये खिचड़ी पक रही है कि सरकार पूरा अपना खजाना भरकर रखे और जब इलेक्शन आए तो तब वो लैपटॉप, तब टीवी, तब वो बाइसिकल और तब मिक्सी, साड़ियां और इस तरह की बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बिल्कुल जो चीज वो बांट सकती है सत्ता में दोबारा वापस आने के लिए, वो सब चीजें वो बांट दे। यानी कुल मिलाकर सरकार का काम जो है सरकार के ही पैसे, जनता के पैसे से जनता को ही मूर्ख बनाने का रह गया है। नहीं, आप ये टीवी भी तो सब कह दिए, लेकिन ये पत्रकारों को दिया जाने वाला आपको याद नहीं रहा मीडिया को कि पत्रकारों को भी उसी तरह दिया जाता है। पत्रकारों को भी मैं शामिल कर लेता हूं। कुल मिलाकर सरकार का ये काम जो है जनता के पैसे से जनता के, यानी आपकी ही जूती और आपके ही सिर पर उसको मारने का काम जो है ये लगातार बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। और कुल मिलाकर एक चिंतक के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की गई है कि इससे अब जनता को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए और इन लोगों को पैसे से कम अलग करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है वो भी उन्होंने सुझाने की कोशिश की है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या ये कदम ठीक है और अगर ठीक है तो इस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, ये मुद्दे की बात है। आप अपनी राय दे सकते हैं, हमारी फोन लाइनें खुली हैं, kashindia.com पर आकर भी आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, साथ ही इस मुद्दे पर पूरा पढ़ सकते हैं। और अगर ज्ञान तत्व आपको अपने यहाँ मंगवाना है तो ज्ञान तत्व भी आप अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।